Cc प्लस dt। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम इस इक्वेशन की रेट को लिखना चाहें जिसमें रिएक्टेंट ए है, ए क्या है यहाँ पे, ये इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, बी क्या है, बी का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, सी स्मॉल सी कैपिटल सी का, एंड स्मॉल डी कैपिटल डी का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या बोलता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised to power equal to their stoichiometric coefficient। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस इक्वेशन की रेट को लिखें तो जो रेट होती है यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इसकी पावर क्या है ए, और जो हमारे पास बी है इसकी पावर बी, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनके ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा सकते हैं, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम यहाँ से हटा दें तो इट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट and concentration of B raised to power their stoichiometric coefficient. You can also write its definition according to law of mass action. According to law of mass action, rate of reaction proportional to the product of molar concentration each raised to power equal to their stoichiometric coefficient। ये बोलता है हमारे पास जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है, दैट इज एक्टिव मास वाली। इसमें ये क्या बोलता है कि द रेट ऑफ, वैसे ये सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हो, वो थोड़ी सी अटपटी सी है तो समटाइम याद नहीं रहती है। तो ये दिया था जनरली, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है गुलबर्ग एंड वेज ने ये दिया था। किसने दिया था ये, एंड इन 1864 में ये लॉ दिया था। ठीक है, तो अगर दूसरी डेफिनेशन हम देखें इसकी जो बुक में लिखी है, वो लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द reaction at a given instant raised to some power which is equal to stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव मास की जो बात होती है, यहाँ पे जो एक्टिव मास यहाँ पे बोला गया है, एक्टिव मास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे इसको बोला गया है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है इसमें, दैट इज रेट लॉ। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसी से ही एक लॉ डिराइव हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का, जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है आपसे कि रेट लॉ यहाँ पे क्या होता है।
तो रेट लॉ की अगर हम बात करें तो जैसा हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है उसी की तरह ये भी लॉ है, लगभग वैसा ही है। ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant each raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि ये आपकी स्टोकियोमेट्री के जो है इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जबकि जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या बोलता है कि ये इसके इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो रेट लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of reaction is directly proportion to the product of molar concentration of reactant आस्था तुझे कितनी बार बोलूंगा भाई मैं, तू टाइम से ज्वाइन किया कर। कागज के ऊपर लिख के दूं क्या मैं तुझे अब? सॉरी सर। रोज ही सॉरी फिर। नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए ऐसा, सुनाई दिया? Directly proportional to the product of molar concentration of reactant each raised to some power which may or may not equal to stoichiometric coefficient। इसको रेट लॉ को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाउ मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लिखेंगे वैसे ही इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू सम पावर, यहाँ पे सम पावर मैंने अल्फा ले ली, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर कोई पावर यहाँ पे दैट इज बी। यहाँ से रेट क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल टू के concentration of A raised to power alpha and concentration of B raised to power beta। Now अब यहाँ पे जो है रेट कांस्टेंट जो होगा हमारे पास यहाँ पे दैट इज के। अगर इसी क्वेश्चन में हम सम कंडीशन लगा दें, हम बोलें कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और कंसंट्रेशन ऑफ बी है इट इज इक्वल टू 1 इफ concentration of A is equal to concentration of B, और ये दोनों concentration है, इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है? 1 है। इसकी मोलर concentration जो है वो कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो इन दैट केस, इस केस में जो हमारे पास रेट हो जाएगी या जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा वो इक्वल होगा के के। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जो हमारे पास
रेट कांस्टेंट है दैट इज के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसको रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा इट इज इक्वल टू रेट, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे के क्या है, हम पे लिख सकते हैं वेयर के इज रेट कांस्टेंट, यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो दस रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज a rate when concentration of each reactant is unity। जब हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी वो रिएक्टेंट की एक के इक्वल होगी, तो इन दैट केस जो हमारे पास रेट होगी वो किसके इक्वल होगी, रेट इक्वल होगी रेट कांस्टेंट की, और रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। वो कब होगा, जब हमारे पास कंसंट्रेशन जो है ए और बी की इक्वल टू यूनिटी होगी। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन कंस्टिट्यूएंट इज यूनिटी। यानी कि जब हमारे पास रेट कांस्टेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यूनिटी के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं आप रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन is equal to rate of reaction when active masses of reaction constituent is a unity। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारे पास दैट इज यहाँ पे रेट कांस्टेंट के यूनिट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी इसके लिए इट इज इक्वल टू यहाँ पे के कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज टू पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के जो हमारे पास यूनिट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो हमने पहले पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन दैट इज टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर और दैट इज सेकेंड इनवर्स। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है दैट इज हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो इसके जो यूनिट निकल के आते हैं हमारे पास, इसके क्या यूनिट होते हैं, ये कांस्टेंट है इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कंसंट्रेशन के क्या होंगे यहाँ पे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यहाँ पे होते हैं हमारे पास। तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है तो हम जानते हैं दैट इज ये क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास, दैट इज के कांस्टेंट है मोल पर लीटर, मोल क्या हो जाएगा ये, दैट इज
मोल पर लीटर रेज टू पावर दैट इज n। इसके क्या आ जाएंगे k मोल पर लीटर रेज टू पावर जो इसकी पावर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम k के अब यूनिट निकालें, हमें निकालने हैं दैट इज रेट कांस्टेंट के, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से मोल 1 माइनस n लीटर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। ये यहाँ पे हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसके जो यूनिट हैं वो निकल के आते हैं। अब हमारे पास आप सिंपल भी इसको देख सकते हो कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी दैट इज उस कंसंट्रेशन से आप 1 माइनस n कर दोगे अपॉन यहाँ पे टाइम, और यही क्या हो जाएंगे हमारे पास मोल आपकी पर मोल 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। अब हमारे पास यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होता है ये डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास। जो रिएक्शंस होती हैं ये डिफरेंट तरह की रिएक्शंस होती हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उनके आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपको बोला जाता है कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट निकालो, तो जीरो ऑर्डर में n होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस टाइम यूनिट ऑफ k जो हो जाएंगे, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं यहाँ पे, तो आपके ये निकल के आ जाएंगे। नाउ अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसमें n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इस केस में k के जो यूनिट आएंगे वो आएंगे सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है आपका वहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस n, तो आपके जो बचेंगे यहाँ पे वो सेकंड इनवर्स ही बचेंगे। इसी तरह से n इक्वल टू अगर 2 आता है तो इस केस में जो यूनिट ऑफ k होंगे वो पर मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के आ जाएंगे। उसी तरह से अगर n इक्वल टू 3 होता है तो यहाँ पे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स। इस केस में हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर है उसके जो यूनिट हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाए। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के जो यहाँ पे यूनिट हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हम भी रिएक्शन में भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे क्या होती हैं। तो नाउ ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं ये क्या होती हैं, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हमें, जैसे हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो, इनकी भी डेफिनेशन पूछ ही ली जाती है, ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। नाम ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि इस केस में जो हमारे पास जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ना तो ये डिपेंड करेगी जो भी हमारा ए होगा या बी होगा, कोई भी यहाँ पे रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो जो रेट है इस केस में रेट किसके इक्वल होगी, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, बी रेज टू पावर 0। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे जीरो टर्म दिखा रहा है ये कोफिशिएंट है हमारे पास, यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो इस केस में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो ऑर्डर ये रिएक्शन होती है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज द रिएक्शन in which rate does not depend upon any concentration term of reactant। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, जब हम क्योंकि एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकली चलती है, तो यहाँ पे क्या बनता है 2HCl, और ये जो HCl बनता है गैसीय स्टेट में बनता है। तो इस रिएक्शन में जो इस रिएक्शन की जो रेट होगी ये इंडिपेंडेंट है, ये मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ना तो हाइड्रोजन के ऊपर, ना तो Cl2 की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो किसी की भी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर उनकी रेट जो है वो डिपेंड नहीं करती है, चाहे मैं इसको बढ़ा दूं चाहे मैं इसको बढ़ा दूं, जो रेट होगी वो मेरी इक्वल ही रहेगी। सेकंड है हमारे पास, जो जब डिकम्पोजिशन होती है अमोनिया की, दैट इज अमोनिया की जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इट विल डिसोशिएट इनटू N2 गैस प्लस हाइड्रोजन की अपोजिट रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस केस में भी जो ये जो यहाँ पे N2 और 3H2 बनेगा, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी जो रेट होगी वो क्या होगी जीरो। और इनका पता हम वैसे तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसका पता जो है कि इसकी रेट क्या होगी हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन करके ही इसका पता लगा सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर होगी या ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर होगी। ऐसे रिएक्शन को देख के हम पता नहीं कर सकते हैं, जो हम देख के पता कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर के बाद हम डिस्कशन करेंगे उसकी, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्शन को देख के पता नहीं कर सकते हैं कि इसकी ऑर्डर 1 होगी, इसकी ऑर्डर 2 होगी या 3 होगी। हम कैसे पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करके ही इस चीज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जिस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी जिसमें रेट जो थी वो किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, यहाँ पे जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट to which concentration terms are raised in rate law equation is called as order of reaction। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी, इसमें जो सम है ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में अगर हम मैथमेटिकली इसको बताएं तो रेट जो होगी, रेट इज इक्वल टू के concentration of A raised to power alpha into concentration of B raised to power beta। ठीक है, तो इस केस में जो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या हो रहा है कि इसकी जो ऑर्डर होगी इन दोनों का जो सम आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे जो रेट लॉ में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर
जो होगा इसका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, ठीक है, ये कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे रेट है, रेट इज इक्वल टू कोई रिएक्शन है जिसमें के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 एंड बी रेज टू पावर 0। ठीक है, तो इस केस में जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का, दैट इज 1 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल ये आएगा। यानी कि आप इसको जो आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसमें इसी इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हो, इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड ओनली अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि किसी एक कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आपकी जो रेट है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इट इज द रिएक्शन इन विच rate depend upon one concentration terms। किसी एक कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर इसकी जो रेट है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो N2O5 की जब डिकम्पोजिशन होती है तो ये टूटता है NO2 प्लस हाफ O2 में। तो इसकी जो ऑर्डर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज N2O5। तो इसकी अगर हम रेट लिखेंगे, अगर हम इसकी रेट लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू रेट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो दो तरह की रेट अब हमने देखी है यहाँ पे। एक सिंपल रेट देखी है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट अपॉन टाइम। एक देखा हमने अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो इसका प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन होता है रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब जो यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं वो ये रेट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज इट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू पावर 1। अगर किसी की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, वो 1 है। तो ये इसकी रेट हो जाएगी, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, तो बट अब इसमें भी फिर वैसा ही है, हमें कुछ एक रिएक्शन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें दो रिएक्टेंट हो, जिसमें आप सोचेंगे कि इसमें एक इसके आगे आप लगा देंगे अगर कुछ नहीं होगा। बट इस केस में भी हमें ऐसी रिएक्शन भी देखने को मिलती हैं जो लगती तो फर्स्ट रेट की हैं बट होती सेकंड रेट की हैं। ठीक है, तो कुछ एक रिएक्शन का तो हम पता कर सकते हैं बिल्कुल देख के, बट कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिसमें हम उनको देख के पता नहीं करते, पता हमें नहीं चलता है। तो उस तरह की जो रिएक्शन जो होती हैं उनको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। स्यूडो का मतलब यू नो वेरी वेल, दैट इज आपका फॉल्स रिएक्शंस उनको बोला जाता है, यानी कि दिखती किसी और ऑर्डर की हैं, होती किसी और ऑर्डर की हैं। ठीक है, तो कुछ एक इसमें एग्जाम्पल भी आएंगे बाद में तो उसको हम देखेंगे, बट अभी आपने इनको इतना ही देखना है। सेकंड एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, H2O2 व्हेन रिएक्ट, या इसकी डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन है जिसको जी हम एच न्यू की प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर में प्लस हाफ O2 में। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन जो होगी, अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी दैट इज इक्वल टू रेट H2O2 की रेज टू पावर 1। तो इसमें जो इसकी ऑर्डर जो होगी, इसकी ऑर्डर इज 1, इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 इसका ऑर्डर आएगा। तो ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। पता कैसे करेंगे इसका हम, तो एक दो एग्जांपल आपने इसके अभी याद रख लेने हैं। ठीक है, तो इतना आप अभी आपने करना है।